नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज मेंटोर और वो जानकारियां देने वाले जो कोई नहीं देता, कहीं नहीं देता, श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पिछली बार जो एक आंदोलन हुआ था जिसको किसान आंदोलन कहा जाता है, आप एकमात्र थे जो कह रहे थे कि आड़तियों का आंदोलन है, दलालों का आंदोलन है, फर्जी आंदोलन है। उस समय भी मीडिया जो है इसको किसानों का एक स्वरूप देने का प्रयास कर रहा था और आपने ये भी बताया था कि खालिस्तानियों का आंदोलन है, खालिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है। खैर, जो हुआ सो हुआ। सरकार से थोड़ी आपकी नाराजगी भी थी जिस प्रकार से वो आंदोलन वापस 1 साल चला और वापस लिया गया। खैर, इस बार जो हो रहा है, इस बार सरकार ने सख्ती से निपटा है और फ्लॉप करा दिया है पूरी तरीके से आंदोलन। क्या फर्क देखते हैं, क्या कारण देखते हैं बाबा जी आप, पिछली बार और इस बार में? सर, पिछली बार सिविल सोसाइटी का, सचमुच के किसानों का और पंजाब के आम समाज का, पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सबका समर्थन प्राप्त था आंदोलन को। चाहे वो आधा अधूरा हो, बेमन से हो, राजनीतिक कारणों से हो, जनता तो, आम जनता तो बेखबर थी। तो आम जनता भी पूरे पंजाब में गाड़ियों के पीछे नो फार्मर नो फूड के स्टिकर लगा के दुनिया घूम रही थी। सर, इस बार जन समर्थन बिल्कुल नहीं। जन समर्थन तो छोड़ दीजिए, जन समर्थन छोड़ दीजिए, किसानों का समर्थन बिल्कुल नहीं। कारण, जब पिछली बार मोदी ने आंदोलन के चलते तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो जो सचमुच का किसान था उसे बड़ा झटका लगा कि अरे ये क्या हो गया। और किसानों की मुझसे, मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी बात बता रहा हूं, किसानों के से एक ही आवाज आई थी, अरे अरे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये कृषि कानून तो किसानों के लिए बहुत अच्छे थे। अच्छा, आपको याद होगा जब बिल पास हुआ था तो याद है इसी टिकैत ने क्या बयान दिया था? आपको याद है? मैं दर्शकों को जरा याद दिला दूं। यही टिकैत था जो बोला था कि आज मेरे पिताजी की आत्मा स्वर्ग में बहुत खुश होगी, जो उनके जीवन का सपना था वो आज पूरा हो गया। यही वो टिकैत था। और यही सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने संसद में बयान दिया था कि हम इस किसान आंदोलन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और इस देश कानून की की, सभी किसान यूनियंस ने, किसान कानून की प्रशंसा करते हैं। हाँ, इस कृषि बिल की प्रशंसा करते हैं। मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया। और अचानक 15 दिन बाद सब पलट गए। हरसिमरत कौर बादल, जो कि कल तक संसद में कृषि कानून की प्रशंसा कर रही थी, उनकी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन से बाहर चले गए। जो टिकैत अपने बाप की आत्मा को जो है वो पितृ विसर्जन करके फूल चढ़ा रहा था और खिला रहा था, वो अचानक देखा कि आंदोलन में बैठा हुआ, आंदोलनरत हो गया। 4 लाख ट्रैक्टर तेल भरवाने लग गए उसके। तो सर, इनको सबको पता था कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, पर सर राजनीति करनी थी। तो सर ये सब आके बैठ गए, आम पब्लिक को बेचारे को पता नहीं था। अच्छा, आपको मालूम है तब तक डीप स्टेट वर्ड प्रचलित नहीं था देश में। हमें इतना तो पता था कि ये खालिस्तानी इसको फंड कर रहे हैं, ये खालिस्तानी एजेंडा के तहत, पर खालिस्तानी डीप स्टेट द्वारा प्रायोजित है और उनके आड़ में डीप स्टेट ये आंदोलन चला रहा है, ये भी लोगों को पता नहीं था। सर, इस बार पता है क्या हुआ है?
जन समर्थन बिल्कुल गायब, बल्कि पब्लिक इनको पंजाब की, अच्छा पिछली बार जो इनकन्वीनियंस थी वो हरियाणा को थी, दिल्ली को थी। हरियाणा के जो किसान और सोनीपत, झज्जर, रोहतक के बेल्ट के जो गांव थे वो बहुत परेशान थे। तो कारण क्या है कि वो जो दिल्ली से नजदीक सटा हुआ हरियाणा है, वहां से दूध, सब्जी, फल और मैन पावर, लाखों की संख्या में लोग रोजाना दिल्ली आते जाते हैं, दिल्ली की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दिल्ली में रसद सप्लाई होती है, दूध आता है और सब्जी आती है। तो वो बहुत बुरा असर सर पड़ा था वो पूरे इकोनॉमी पे। मैंने स्वयं देखा था सर, वो बहादुरगढ़ वगैरह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, पूरी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई इनकी नोटंकी के चक्कर में, हजारों जॉब्स गई, नॉट ओनली बहादुरगढ़ सर, कंपनियां पूरा बंद हो गई। बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, सोनीपत का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट तबाह हो गया। सर इस बार जो बर्बादी हुई है ना, इस बार वो हुई है राजपुरा, गोविंदगढ़, खन्ना, सरहिंद, पटियाला, लुधियाना। ये पंजाब का सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है। लुधियाना इज एज गुड एज कानपुर इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब इन नॉर्दर्न इंडिया। सर वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने एक साल। तो सर इस बार जन समर्थन बिल्कुल नहीं है इस आंदोलन को। अच्छा, ज्यादातर बड़ी जो किसान यूनियंस थी, शुरू में इसमें वो शामिल ही नहीं हुई थी, बाद में अधूरे मन से शामिल हुई, पर उनको मालूम है। अच्छा, सरकार ने पहले दिन से डिसाइड कर रखा था इनको घुसने नहीं देना है। खट्टर साहब की सरकार थी उन दिनों, शंभू बॉर्डर में इनको रोक दिया गया था, आज तक वहां उसी बॉर्डर पे बैठे। सर इस बार जो धान खरीद का जो सीजन पिछला गया है, 1 अक्टूबर से पंजाब में जो धान खरीद होती है, उस धान खरीद में सर आड़तियों ने, राइस मिलर्स ने और इन किसान यूनियंस ने मिलके पंजाब के किसान को एकदम जोंक की तरह चूसा। जोंक की तरह नहीं चूसा, वो आपको मालूम है जब रक्तदान करते हैं तो जो खून निकाला जाता है तो उसकी नीडल, इंजेक्शन वाली नीडल बहुत बारीक होती है ना, बाल जैसी होती है। खून निकालने वाली नीडल बहुत चौड़ी होती है, तो इतनी चौड़ी होती है उसका मुंह, उससे खून निकाला जाता है। इस बार किसान का खून उससे चूसा है, और इस बार जो किसान का जो शोषण हुआ है, इन किसान यूनियंस ने वो किसान का खून पिया है। मैं आपके चैनल पे और वो बहुत सारे चैनल्स पे वो बात कह चुका हूं कि आप ताज्जुब। अच्छा एक मिनट, जो कृषि कानून आए थे उसमें एक प्रावधान था कि किसान के प्रोड्यूस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको मंडी में बेचने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी, और किसी भी बायर से आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो आपके खेत से आके ले जाएगा। वर्तमान कानून में आपको अपना प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडियों में ही बेचना है। उन मंडियों में 2.5% कमीशन लेता है आड़तिया, 2.5% लगता है मंडी टैक्स, और 2 से 2.5% लगता है, 3% लगता है अन्य टैक्सेस, लोकल डेवलपमेंट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स मिला के 8.5% टैक्स लगता है पंजाब में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे। सर इस धरती का एकमात्र प्रोड्यूसर है जिसने सरकार से सरकार कह रही थी नहीं हम आपके प्रोडक्ट को टैक्स फ्री कर रहे हैं, 8.5% टैक्स हटा रहे थे, और किसान ने जिद करके कहा कि अच्छा बाबा कैसे हमारे यहां से टैक्स हटा दोगे तुम। किसान ने हड़ताल करके अपने प्रोड्यूस पे जबरदस्ती टैक्स लगवाया, तो 8.5% तो वो हो गया सर। ठीक, उसके बाद जब किसान की जब फसल खरीदी लेट हुई, तो धान मंडियों में पड़ा पड़ा खेतों में खड़ा खड़ा सूख गया, मॉइस्चर कम हो गया। जो जो किसान का
इससे पिछले सीजन में 24 से 30% मॉइस्चर का धान बिका था। इस बार मॉइस्चर घट के 14 से 16% हो गया। तो हर किसान का न्यूनतम 4 से 6-8% मॉइस्चर घट गया। 6 से 8% का वो लॉस हो गया। प्लस आड़तियों ने माल खरीदा नहीं, राइस मिलर ने बाद में खरीदा और इस शर्त पे खरीदा कि 8% कटौती होगी, 10%, 8 से 12% तक कटौती हुई। कहने का मतलब टोटल किसान के ऊपर जो लोड पड़ा वो अप टू 20% था। इस लूट में शामिल कौन था? वही आड़तिया जिसके हितों की लड़ाई है तेंगू बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहे थे। हम नहीं कहते थे ये आड़ती आंदोलन है। उसी आड़तीये ने किसान को लूटा और ये किसान यूनियन चुप रही। तो मैंने एक आड़तीये से बात की, मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है? तो कहते जी आम आदमी पार्टी के एमएलए और किसान यूनियन खुद हिस्सा लेके जा रही है। सर, किसान यूनियन के नेता अपना हिस्सा इस लूट में अपना हिस्सा लेके गए और वो हिस्सा था कितना? सर 1 लाख करोड़ की धान की फसल बिकती है पंजाब में पूरी, जिसमें से लगभग 42,000 करोड़ तो सिर्फ अकेले केंद्र सरकार की एफसीआई खरीदती है, बाकी एजेंसीज की अलग है। पुंसप, पनग्रेन, मार्कफेड इत्यादि अलग अलग एजेंसियां है। उसके बाद प्राइवेट बायर्स अलग होते हैं। तो कुल मिला के 1 लाख करोड़ की फसल है, उसमें सीधे सीधे 8.5% मंडी टैक्स और लगभग 12% की लूट जो मॉइस्चर और कटौती के रूप में काटी गई किसान की। 12,000 करोड़ रुपया इन्हीं किसानों से लूटा, इन्हीं किसान यूनियन ने, इन्हीं आड़तियों ने। कहां थी भैया किसान यूनियन? तुम तो किसान की राजनीति करते हो ना, तो सर किसान नहीं समझ रहा है इनकी राजनीति। तो सचमुच का किसान इन नेताओं को जिस दिन पा जाएगा ना, पंजाब का, मैं हरियाणा की तो बात नहीं करता, आज आप हरियाणा छोड़िए, पंजाब के किसी किसान से इन किसान यूनियंस के बारे में बात करके देख लीजिए, गुस्से से भरे बैठे हैं कि कितनी बेशर्मी से इन्होंने हमें लूटा, धोखा दिया। जी जी। तो सर इस बार आपने यह चीज तो पूरी तरह क्लियर कर दी कि जन समर्थन क्यों नहीं था, और जन समर्थन नहीं था तो जनता इनके पीछे नहीं थी, जनता नहीं पीछे थी तो सरकार को भी इनसे डील करना थोड़ा सा आसान हो गया। पर हरियाणा में भी तो सर किसान थे ना, मतलब जो सरकार में आने को आतुर थे, हुड्डा जी के समर्थक थे और बाकी सारे थे। भाई पंजाब के लोगों को पंजाब तक सीमित कर दिया, समझ में आता है। हरियाणा वाले उद्वेलित क्यों नहीं हुए सर? मतलब पिछली बार तो वो भी बहुत ज्यादा उद्वेलित थे, वो भी ट्रैक्टर वैक्टर लेके चल पड़े थे और मतलब उनके भी कुकर्म कांड हमने देखे थे। मतलब पूरा एक वो था ना सर, गठजोड़ था। वो क्यों टूट गया इस बार? भाई किसान, आप सत्ता में नहीं है कोई बात नहीं, पर आप किसान के अगर हित चिंतक हैं तो आप सड़क पे तो आएंगे, या बिना सत्ता में आए सड़क पे नहीं आएंगे? ऐसा कुछ था क्या बाबा जी? सर, अगर हुड्डा चुनाव जीत गया होता तो आज आप दिल्ली में बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हाल देखते, अगर हुड्डा चुनाव जीत गया होता। और आज अगर राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार होती है अगर हरियाणा में, तो आज मैं इस देश को बांग्लादेश बना हुआ दिखाता आपको दिल्ली की सड़कों पे। तो इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बीजेपी हरियाणा जीत गई। तो सर आज की तारीख में मेरी कल एक मित्र से बात हो रही थी रोहतक के, कहते हुड्डा, मैंने कहा भाई हुड्डा समर्थकों का क्या हाल है? बोले जी आप आंख नहीं मिलाते, हुड्डा समर्थक जो है ना, वो सोशल फंक्शन में उन्होंने एक के तो कहता कि फोन बदल लिए सर संदीप भाई, हुड्डा समर्थकों ने अपने फोन बदल लिए, पुराने फोन स्विच ऑफ कर लिए। अब जो सोशल फंक्शन है उनमें आते नहीं है, आते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, आंख नहीं मिलाते। इतनी बुरी तो मोरल डाउन है जी।
सर फोन वो बंद करता है जिसने उधार ले रखा होता है, बहुत उधार चढ़ जाता है और पैसा आने का स्रोत जो है नहीं होता है कोई, तो फोन वो बंद करता है। चुनाव से पहले हो सकता है कुछ ज्यादा उधारी चढ़ गई हो। सर ये एक मिनट, आपने ना मजाक मजाक में बड़ी सीरियस बात कह दी। दे हैड इन्वेस्टेड हेवीली ऑन हुड्डा गवर्नमेंट, यस। सर बहुत से लोगों ने तो 10-10, 20-20 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था कि हुड्डा की सरकार आएगी तो अपने 2 छोरे लवाने हैं। सर इनको यह था कि हुड्डा की सरकार आएगी तो रियल एस्टेट में बूम आएगा। तो बहुत से लोग वहां पे बयाने दे के बैठे थे जमीनों के। ये एकदम सही बात है। बहुत से लोगों ने चुनाव जिताने के लिए अपनी जेब से खर्चे किए थे कि जब सरकार आ जाएगी तो वसूल लेंगे, और ऐसे संख्या हजारों में है सर। दोज हु वर बेटिंग हेवीली ऑन हुड्डा गवर्नमेंट, सर उनका बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। ये आपने बड़ी बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ दिया, मुझे याद दिला दिया जी। यस, दे आर हेवीली अंडर डेट। बहुत से उनका समर्थक है, और मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं कि बहुत से हुड्डा समर्थक बहुत बुरी तरह कर्जे में फंस गए। अच्छा सर, वाकई एक बात बताऊं आपको, जो माहौल था ना हरियाणा में, वाकई 70 सीट का था। 70 नहीं बल्कि 75 सीट का था। तो हुड्डा का था कि अगर मैं 15 सीट कम भी कर दूंगा तब भी हम 55 के आसपास जो है आके टिक जाएंगे। उसने जानबूझ के 20 सीट हरवा दी। तो अब ये समझ में आ गया कि ये कारण था कि हरियाणा से भी इस बार जो है कोई इनके आंदोलन में नहीं आ पाया। तो जो धीरे 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 कटाई की गई है इनकी, पीछे से समर्थन हटा दिया गया, वो नहीं होता सर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो जब ये लोग आगे बढ़े देखे कि बाकी इनके पीछे कोई था ही नहीं। एक ये भी सरकार की स्ट्रेटेजी रही, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। अब आप क्या देखते हैं सर, ये स्ट्रेटेजी सही रही सरकार की? और इस बार जो है बाकी लोगों को सड़क पे जिस तरीके से निपटा है वो आप उचित देखते हैं, कैसा देखते हैं? और इस बार यह स्ट्रेटेजी पूरी तरह कारगर साबित हुई है जी? और अब आगे क्या करना चाहिए सरकार इनके ने, साथ ताकि दोबारा कभी ना हो? सर एक चीज, सरकार ने पिछले 4 सालों में बहुत समझदारी से अपने कंधे पे बैठी हुई एक किसान नामक बिल्ली जो थी ना, उसको हैंडल कर लिया है। सर अब सिर्फ एक ही कांटा बचा, अब सिर्फ एक ही तत्व है इस देश में जो कि सड़क पे आके अराजकता कर सकता है, वो है मुसलमान। एक एलिमेंट बचा है। अच्छा, देश का एक दुर्भाग्य है, लोग कहते हैं ना कि वो ट्राइफर्केशन ऑफ यूपी होना चाहिए और हरित प्रदेश बनना चाहिए, हरित प्रदेश बनना चाहिए। तो समझदार, इवन कांग्रेस ने भी इस सलाह को कभी माना नहीं है आज तक। हो सकता है वो उसके लिए पछताती हो। सर वो जो स्ट्रेटेजिस्ट है, चौधरी अजीत सिंह के जमाने से ये मांग उठती आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करके हरित प्रदेश बनाया जाए। तो जो हमारे रणनीतिकार वो बताते हैं कि हम दिल्ली के एकदम बगल में एक मिनी पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते। दिल्ली के एकदम बगल में, अर्थात भाई मुरादाबाद से दिल्ली की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। 3 आवर रन। अब बल्कि अब तो एक्सप्रेस वे बन गए तो और कम। सर देवबंद है वहीं, सहारनपुर वहीं है, बरेली वहीं है, बरेलवी मुजफ्फरनगर वही देवबंदी, है, रामपुर वही नहीं, है। मैं तो सर तालिबानों का अड्डा देवबंद और बरेलवी, जो पूरे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो स्कूल्स हैं, थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, वो वहीं है। पैदाइश तो वहीं से है अफगानिस्तान के तालिबान की जी। इस पूरे प्रदेश में, इस एरिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी रहती है, और संभल की भीड़ ने जो डीप स्टेट का मोटस ऑपरेंडी है ना सर, वो क्लियर कर दिया है। मोटस ऑपरेंडी क्या है? सड़क पे उतर के अराजकता फैलाओ। ये इतनी बेशर्मी से संभल का दंगा कह रहे हैं, और राहुल गांधी और
उनकी बहन पिंकी और क्या नाम है ये अखिलेश यादव संभल जाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सर एक मिनट, आप संभल में हुआ क्या है, इस बात को जरा समझने की जरूरत है। संदीप भाई, हेलो, आप मेरे से जरा आई कांटेक्ट बनाइए थोड़ी देर। जी 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 बिल्कुल सर। जी जी सर संभल में हुआ क्या है, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा तो हुआ नहीं। संभल में नहीं तो कोर्ट कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक कोर्ट कमिश्नर द्वारा हो रहे सर्वे और उसको प्रोटेक्शन दे रही पुलिस पार्टी पे हमला हुआ है, जो कि मुसलमानों ने किया है। हिंदू मुस्लिम तो कोई रॉयट हुआ नहीं वहां पे, कोई कम्युनल रॉयट तो हुआ नहीं, मुसलमानों ने पुलिस पे हमला किया। तो इसमें आप जो वहां जा रहे हैं सहानुभूति दिखाने, वो किस पर दिखाने जा रहे हैं, पत्थरबाजों पे ना। बोले 5 लड़के मर गए, तो एक ने पूछा कि तुम्हारे वो 5 लड़के वहां करने क्या गए थे। जहां सर्वे हो रहा था और जहां यूपी पुलिस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज अपने अपने घर जाइए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ सर्वे हो रहा है और हम तो सर, सिर्फ वो पाकिस्तानी सर्वे टीम कारतूस को से मरे, सुरक्षा। पाकिस्तानी गोली से भी तो मरे हैं लोग। यस, और सर इनका मोडस ऑपरेंडी है, जब ये सिंघू बॉर्डर पे सर और उस पे शाहीन बाग में धरने दे रहे थे, तो ये चाहते थे कि किसी तरह पर सरकार गोली चला दे। सरकार ने वो मौका नहीं दिया, इन्होंने लाल किले पे अटैक करके अराजकता का नंगा नाच किया 1 साल, सरकार ने गोली नहीं चलाई। तो अब इनका मोडस ऑपरेंडी पता है क्या है, खुद ही भीड़ इकट्ठी करो और खुद ही गोली चलाओ अपने ऊपर। ठीक सर, मोडस ऑपरेंडी अब ये है, किसान अब नहीं आएगा सड़क पे, तो आएगा कौन, मुसलमान। और मुसलमान आएगा, और ये ध्यान रखना है, अब इस देश के नागरिकों को यह समझने की जरूरत है कि अब मुसलमान आएगा और खुद अपने ऊपर गोली चला के सरकार पर विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए यह आरोप लगाएगा कि हाय सरकार ने मार दिए। सर ये तो पैलेस्टाइन मॉडल हो सर गया ये बात, कि हाँ, खुद रॉकेट लॉन्चर चलाओ और अस्पताल और स्कूलों में छुप जाओ, और जब वहां से आए तो कहो हाय हमारे बच्चे मारती है। हाँ, ठीक वही मॉडल ऑपरेंडी है, यही मॉडल, और यही देश को पहचानने और समझने की जरूरत है कि ये हमारा विपक्ष राहुल गांधी, तो राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया है ना, ट्रेटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तो राहुल गांधी इज प्लानिंग एवरीथिंग। और केजरीवाल उसका, इस वक्त डीप स्टेट के जो 2 सबसे बड़े गुर्गे हैं, वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल है। अभी भी मैं तक अखिलेश यादव और तेजस्वी या शरद पवार, या इन लोगों में डीप स्टेट से बिका हुआ अभी भी नहीं मानता। मैं अभी भी, अगर मुझे क्लीन चिट देनी होगी, मैं अभी भी अखिलेश को क्लीन चिट दूंगा सर। अखिलेश अपनी राजनीति कर रहे हैं, पर अखिलेश डीप स्टेट से नहीं बिके। डीप स्टेट से इस वक्त सिर्फ 2 लोग बिके अभी तक, राहुल और केजरीवाल। मैं ये बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ अखिलेश यादव, नो, बट स्टिल आई वोंट ब्लेम हिम, सर ही इज नॉट अ डीप स्टेट एजेंट। सर राहुल और केजरीवाल जो हैं, दोनों विदेशी संतानें हैं, एक विदेशी महिला की और एक विदेशी पैसे की। केजरीवाल विदेशी पैसे की पैदाइश है, और राहुल तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कहां से किनकी औलाद है। सर अब मुझे समझ में आता है, जब हम लोग आज से 5-7 साल पहले ये मैग्सेसे अवार्ड और नोबेल पीस प्राइज जैसे अवार्ड्स की आलोचना करते थे, तो कहता कि ये जिन लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, या जिन लोगों को इस प्रकार से अपने गैंग में शामिल किया गया है, मैग्सेसे अवार्ड, बुकर और ये नोबेल पीस प्राइज इस टाइप के, तो जितने भी हैं, तो इस दुनिया में जितने भी लोगों ने ये वाले सारे अवार्ड्स लिए हैं, वो सब डीप स्टेट के एजेंट्स निकले हैं। फिर वो चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अरुंधति रॉय हो, चाहे वो वाटरमैन का नाम है उसका कौन, राजेंद्र,
पांडे, हाँ। चाहे वो कालीन वाला हो, चाहे वो कालीन कैलाश वाला हो, सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, विद्यार्थी हो, और मलाला चाहे ये यूसुफजई, अरविंद केजरीवाल हो, या मेधा जया पाटकर। मलाला हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग है, जितने भी है ये सब, तो हम्म, ये डीप स्टेट के आदमी कल्टीवेट। मोहम्मद यूनुस क्या निकला अंत में? आज मोहम्मद यूनुस जो काम कर रहा है, मतलब उसने अपना पूरा देश, जो आदमी कहता है कि अरे इतना गरीबों का मसीहा है, माइक्रो फाइनेंस से उसने इस देश की इकोनॉमी बदल दी, वो आदमी उसने पूरा का पूरा बांग्लादेश तक बेच खाया डीप स्टेट के हाथों। अपने देश को मतलब कंगाल बना देने पे उतारा हुआ वो आदमी। सर हमारे यहाँ वाले भी, अमर्त्य सेन और ये अभिजीत बनर्जी, इनकी जो नीतियां थी, ये भी भारत को बर्बाद करने के ही उस पे थी। अमर्त्य सेन को क्या तकलीफ है मोदी सरकार से, लेकिन बहुत तकलीफ है। खैर, एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, कि अब तक हमने सारी बात की कि ये सारी कड़ियां जोड़ती चली जा रही हैं, और सारी कड़ियां आप कम से कम आम जनता के दिमाग में भी जुड़ चुकी हैं। तो अब ये जो सरगना पर अटैक हुआ है, जो गिरोह के सरगना पर अटैक हुआ है, गिरोह को नीचे से निपटा दिया गया है, और अब सरगना पर अटैक हुआ है। सरगना मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्लियरली ट्रेटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बोला जा रहा है। क्या सरकार पूरी तरह तैयार है एकदम आर पार के मूड में? ये आर पार के मूड में आ गई है, अब न सर छोड़ेंगे, 20 क्योंकि जनवरी के यदि बाद, अब नहीं, एक सेकेंड सर, बस एक आखिरी सवाल, कि क्या ये चुनाव या ये एक चेतावनी भी है कि अगर सड़क पे आए तो हम सरगना को भी निपटा देंगे? सर इतना ही नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद आपको बहुत सारे फायरवर्क्स बहुत सारे फील्ड्स में दिखाई देंगे। इस बार सरकार, वो गॉडफादर में माइकल कॉर्लोनी ने पूरा का पूरा 5 फैमिली निपटा दी थी ना सर, और लोगों को लगता था कि नहीं ये तो कॉर्लोनी फैमिली बहुत कमजोर हो गई है। लोगों में पहले ये इंप्रेशन जानबूझ के दिया कि हम बहुत कमजोर हो गए, और उसकी आड़ में सारा का सारा विपक्ष निपटा दिया था। सर मुझे लगता है कि सफाई अभियान बांग्लादेश से शुरू होगा। वापस शेख हसीना को पुनः इंस्टॉल किया जाएगा, और हिंदुस्तान में जो विपक्ष की जो फर्स्ट फैमिली है, उसका स्थायी इलाज होते हुए देखेंगे आप। और मुझे हालांकि इधर दूर की कौड़ी लग रही है, पर मैं कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन देख रहा हूं, एंड दिस कुड बी इंजीनियर्ड बाय मोटा भाई। राहुल गांधी को हटाकर आप कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की ताजपोशी देख सकते हैं। और ये मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा, मैं आज मेरी इस वीडियो को नोट करके रखिए। सर जब इन द फर्स्ट रॉबर्ट वाड्रा, हाफ ईयर फर्स्ट फर्स्ट हाफ ईयरली ऑफ 2025 कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगा। राहुल गांधी हटा दिए जाएंगे, और प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा आपकी बातों में को सच्चाई नजर आती है सर। कांग्रेस की कारण क्या कमान। है? आने वाली 19 दिसंबर को केंद्र सरकार को जवाब देना है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि राहुल गांधी की नागरिकता का स्टेटस क्या है, क्योंकि जो केस चल रहा है उसकी डुअल सिटीजनशिप पे, उस पे कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 19 तारीख डेट लगी है, 19 तारीख को केंद्र सरकार को जवाब देना है कि ये और लंदन के भी नागरिक हैं क्या। जी सर हालांकि कुछ लोगों को मेरी बात बड़ी दूर की कौड़ी लग सकती है,
पर मैं ये मानता हूं कि इसमें प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस में शीर्ष पर स्थापित करने में बीजेपी की टॉप लीडरशिप का रोल हो सकता है। आपकी बात सही नजर आती है सर, क्योंकि एक अमित शाह जी और मोदी जी का एक जो सूत्र वाक्य है कि जड़ में मट्ठा डालना है, तो सर जड़ में मट्ठा डालने के लिए ये भी तो जानना बड़ा जरूरी है कि जड़ कहाँ तक जा रही है, उतना खोदना भी है ना। जिस जड़ जहां से शुरू होती है वहां तक खोदा गया है। तो पहले 2014 तक दिखता था कि पाकिस्तान दुश्मन है, 19 में देखा कि नहीं 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 चीन दुश्मन है, 24 तक देखा कि अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका का डीप स्टेट दुश्मन है। तो हम भी अपने दुश्मनों को पहचानते पहचानते कहाँ तक आ गए हैं, ये भी एक बड़ी 10 साल की पूरे देश की, मोदी जी की, हम सबकी जर्नी रही है, अद्भुत जर्नी है। और इसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, कांग्रेस की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, डीप स्टेट जॉर्ज सोरस तक जाती हैं। एक वीडियो में अभी आपके साथ भी अर्न करूंगा कि इनके कुछ पारिवारिक संबंध भी, खैर वो एक अलग कहानी है। तो बाबा जी, क्लोजिंग कमेंट्स के साथ आप बताएं कि भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? क्या अराजकता आने वाली है या अराजकता से सरकार निपट लेगी ऐसा दिखता है, या अराजकता को बिल्कुल भी नहीं आने देगी? तो कोई अराजकता नहीं होगी, क्योंकि अब आप 20 जनवरी के बाद मोदी जी का और मोदी सरकार का एक अलग ही रूप देखेंगे और बड़ा निर्मम रूप देखेंगे, निर्मम। और एक चीज, कल मैं एक पैनल डिस्कशन में बैठा था, हरिमोहन भाई से बात हो रही थी, तो वो तो उनकी बातचीत से एक बात समझ में आई कि 2000 अगला लोकसभा चुनाव 2025 में नहीं होगा, 29, लगभग 6 से 8 महीना पहले मोदी चुनाव कराएंगे। 2029 में नहीं होगा। अमेरिका के 2025, सॉरी गलत बोल गया हूं, अगला लोकसभा चुनाव 2029 में नहीं बल्कि 2028 में हो जाएगा, और अमेरिकी चुनाव से पहले हो जाएगा। जिससे कि अमेरिका में रिजीम परिवर्तन अगर होता है, वापस डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं, वापस डीप स्टेट पुनः सत्ता में आता है, उससे पहले मोदी चुनाव करा के एक और टर्म भाजपा के लिए जीतना चाहेंगे, तो वो अमेरिका के चुनाव से पहले, दैट मीन्स 2029 में जो तय समय सीमा है उससे लगभग 8 महीने से 1 साल पहले मोदी चुनाव करा लेंगे जी, या उससे भी पहले करा सकते हैं, उससे भी पहले। हाँ, मतलब 2029 की जगह 2028 की शुरुआत में या 27 के अंत में भी वो लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, ये मेरा एक आकलन है। जी, 26 में परिसीमन हो ही जाएगा, डिलिमिटेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, और वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, तो भारत की पूरी जो इलेक्शन की ज्योग्राफी है वो, हाँ, वो भी परिवर्तित हो ही जाएगी, और वो 27 एक के अलग अंत चुनाव में हो। या 28 की शुरू में? जी 27 जी के अंत जी में या 28 के शुरू में? जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का हम यहाँ समापन करते हैं। और बाबा जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बीच में एक, मतलब क्या कहें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल आ गई थी, इस वजह से उनको बताना था कि मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं था। आपकी बातें मेरे कान में एकदम सर में घुसती हैं मैं सुनता रहता हूँ। दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा बीच में इस डिस्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हम चर्चा जरूरी कर रहे हैं, बातचीत जरूरी कर रहे हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, मैं क्षमा चाहूंगा। पर और दर्शकों, अगर आपको हमारी बातें जरूरी लगी हो, आनंद राजाधाई जी कहते हैं, अगर बातें हमारी काम की लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल, सर बाकी सबकी बात हो गई, एक बहुत बड़ा रोल बाबा जी का जयपुर डायलॉग और बहुत सारे लोगों जो कि यूट्यूब पर लगातार इन चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं जनता को, उनका भी है कि ये जो जन समर्थन हटा है ना इन फर्जी आंदोलनों से, ये जो अवेयरनेस आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंची है, इसका बहुत बड़ा रोल है।
जो हर दिन आप लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, हर दिन इन विषयों को पकड़कर उनकी जो गूढ़ विश्लेषण अंदर की बातें निकालते हैं, वो बहुत 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 काम आती हैं जनता के लिए। और मैं जनता से चाहूंगा आप अपनी राय भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या यह विश्लेषण जो है आपको जरूरी लगते हैं, ये बातचीत हमारी जरूरी लगती है। यदि लगती है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और इसका क्या असर पड़ा है आम समाज पर, यह भी हमें जरूर बताएं। तो बाबा जी बहुत 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 धन्यवाद, जो लगातार आप लोग कमिटेड रूप से एनालिसिस करते रहते हैं, समझाते रहते हैं जनता को, अपनी जो समझ है, अपना जो अनुभव, अपना ज्ञान है, जो दूरदृष्टि है, वो जनता तक पहुंचाते रहते हैं हल्के फुल्के अंदाज में भी। तो इसकी बड़ी सख्त आवश्यकता है। तो बहुत बेहतरीन काम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये काम चलता रहे, इसलिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा की खरी कोटि, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।